चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो आज हमें नया चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। तो इससे पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप कितना सीखे हो एसी से। ठीक है। तो एक क्वेश्चन एसी का कराऊंगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और एक बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैं बता दूं कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। अगर आप साथ देंगे तो कल ही खत्म हो जाएगा, नहीं तो परसों। और एक क्वेश्चन 100% है। समझ आ रही ना बात? मतलब एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो बढ़िया से आप समझिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, ये तो एसी का है, बहुत ही हल्का सा। ठीक है। और ऑसिलेशन कहीं ना कहीं मैंने पढ़ाया है और एसी भी पढ़ा दिया है, तो उस पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट गिवन बाय ये इक्वेशन आपको दी है। अगर आप सही से दिमाग लगाएं तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो दो इक्वेशन है ना, ये दो का कॉम्बिनेशन है। जो करंट बनी है ना, ये दो का कॉम्बिनेशन है, एक और ये दूसरा। समझ आ रही ना बात? तो दो के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। तो खाली यहाँ पे आपको अगर फेजर आता है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले ये वाली लाइन, ये वाली करंट की लाइन बना लीजिए। ये वाली, ये कौन सी लाइन हो गई? 4 sin ओमेगा टी वाली ना। अच्छा, इसके फेज में और इसके फेज में डिफरेंस देखिएगा। ये ओमेगा टी है और ये कितना है? तो ये कितना एक्स्ट्रा है? आप जानते हैं इसको जब पाई की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। कितना आएगा? तो अगर ये वाली लाइन इसकी है ना, इस वाले की, और ये वाली लाइन जो है इसकी है, ये दूसरे वाले की ना, और इसके बीच, अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड देखिएगा, एम्पलीट्यूड इसका कितना है? 4, और इसका भी कितना है? 4। ये एम्पलीट्यूड ही है ना। तो इससे क्या निकलना? अच्छा, एंगल इसके बीच में कितना है? 120। अच्छा, जब 4 और 4 का दो वेक्टर हो और दोनों के बीच में एंगल कितना हो? 120। तो सीधा आंसर कितना हो जाता है ना? सीधा आंसर कितना हो जाता है? दोनों में से कोई एक हो जाता है। या तो आप निकाल लीजिए √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा से, तब भी कितना आएगा? 4 है। बस आगे इसको कर लीजिए, फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम लिखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव ना, इसको EM डब्ल्यू बोलते हैं ना। EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए वेव मोशन किसे कहते हैं। वेव मोशन ना, वेव मोशन क्या होता है? वेव मोशन समझिएगा किसे कहते हैं। ठीक है। तो एक चीज आप समझिए, वेव मोशन किसे कहते हैं? एनर्जी के मोशन को क्या बोलते हैं? वेव मोशन। एनर्जी के मोशन को क्या बोलते हैं? वेव मोशन। ठीक है। अब देखो, एनर्जी के मोशन को क्या बोलते हैं? वेव मोशन। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना क्या कहलाता है? वेव मोशन कहलाता है। समझ आ रही है ना बात? अब देखिए कैसे, मान लेते हैं एक दीवार से रस्सी के एक एंड को बांध दीजिए और दूसरा एंड अपने हाथ में पकड़िए ना, और रस्सी को ऐसे ऑसिलेट कराइए। जब ऑसिलेट कराएंगे तो आपने रस्सी मतलब कहाँ पे एनर्जी कहाँ लगा रहे हो? इस एंड पे ना। और कुछ देर बाद ये धक्का कहाँ पहुंच जाएगा? आगे चला जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? वेव मोशन। और अच्छे से समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो, मान लेते हैं किसी बैंक में या कहीं पे ऐसे भीड़ लगी हुई है। समझ आ रही ना बात? या कुछ खाने की चीजें मिल रही है, उसमें ऐसे लाइन लगी हुई है। अब लाइन लगी हुई है, पीछे वाले को उम्मीद है कि मुझे नहीं मिल पाएगा, तो उसने धक्का दे दिया आगे वाले को।
समझ आए? तो आगे वाले को जब धक्का देगा, अब पूरा आदमी एकदम बहुत ज्यादा भीड़ है तो लगे हुए हैं एक दूसरे से, तो धक्का इस एंड पे दिया गया है और धीरे धीरे वो कहां पहुंच जाएगा, आगे वाले एंड पे पहुंच जाएगा। तो यहां से कोई पार्टिकल हिला अपनी जगह से नहीं, लेकिन धक्का कहां पहुंच गया, उस जगह पे। बगैर मीडियम के चले एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना क्या कहलाता है, वेव मोशन कहलाता है। समझ आ रही ना बात? अब ये दो तरीके का होता है। यहां पे मैंने वर्ड जो बोला है बगैर मीडियम के चले, समझ आ रही ना बात? मीडियम है, जैसे आदमी खड़ा है ना, तो जब इस आदमी को धक्का दोगे लास्ट वाले को, तो वो कहां धक्का पहुंचेगा, फर्स्ट वाले। तो मीडियम चल नहीं रहा है, बस अपनी जगह से हिल रहा है और है तो उसी जगह पे ना, ऑसिलेट करता है। तो इसे क्या बोलते हैं, वेव मोशन। और वेव मोशन दो तरह का होता है, एक होता है मैकेनिकल, कैसा होता है, मैकेनिकल, और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल। कैसा होता है, नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। समझ आ रही है? अब देखिए मैकेनिकल में क्या आता है, मैकेनिकल में किसकी जरूरत होती है, मीडियम की, रिक्वायर्ड मीडियम, रिक्वायर्ड मीडियम, रिक्वायर्ड मीडियम। इसको किसकी जरूरत होती है, मीडियम की। और ये डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, मीडियम की जरूरत नहीं होती है। समझ आ रही ना बात? अब देखिएगा मैकेनिकल वेव जो होती है उसमें किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की। और नॉन मैकेनिकल वेव कैसी होती है, जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें दो तरह की वेव होती है, एक होती है स्ट्रिंग वेव। कौन सी होती है, स्ट्रिंग वेव ना, स्ट्रिंग वेव। और दूसरा कौन सी होती है, साउंड वेव। कौन सी होती है, साउंड वेव। समझ आ रही ना बात? ये कौन सी हो गई, स्ट्रिंग और साउंड। ये दोनों को किसकी जरूरत होती है, मीडियम की। और जो मीडियम की नहीं जरूरत होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। समझ आ रही है? तो ये हमारा चैप्टर है। और इस वाले पे कौन सा चैप्टर बेस्ड है, वेव मोशन। कौन सा, वेव मोशन। यहां तक क्लियर है ना? तो EMW कैसी होती है, नॉन मैकेनिकल, जिसको मीडियम की जरूरत, ये बगैर मीडियम के चलती है। जैसे सन से हम तक एनर्जी आती है ना, सन से हम तक एनर्जी आती है, तो कोई मीडियम इसके बीच में नहीं है ना, सीधा वहां से एनर्जी हम तक पहुंच आती है। तो बगैर मीडियम के हम तक अगर पहुंच आती है तो इसे क्या बोलते हैं, EMW। क्या बोलते हैं, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब सन से एनर्जी हम तक कैसे पहुंचती है वो मॉडर्न में दिखेगा। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? अब देखिए एक चीज और होती है, यहां तक हो जाने के बाद एक बेसिस पे और वेव को डिसाइड करते हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव। वेव दो तरह की होती है, एक होती है कैसी, ट्रांसवर्स, कैसी होती है, ट्रांसवर्स। और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल। कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल ना। अब देखिए ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में फर्क क्या होता है, समझ आ रही ना? ट्रांसवर्स में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये ऑसिलेशन ऐसे कर रहा है, पार्टिकल ऐसे ऊपर गया, फिर किधर आया, नीचे, फिर एक्सट्रीम पे, फिर किधर आया, ऊपर। तो इसका ऑसिलेशन किस में है, वाई में। और वेव चल रही है किस में, एक्स में। वेव किस में चल रही है, एक्स में। तो ऐसी वेव को क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव। क्या बोला जाता है, जैसे रस्सी है ना, ये रस्सी का बंधा हुआ एंड है, आप इस एंड को पकड़ करके ऐसे ऑसिलेट कराइए। तो ऑसिलेट किधर करा रहे हैं, ऊपर नीचे। और वेव कैसे चलेगी, एनर्जी कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। तो ऑसिलेशन ऐसे हो और एनर्जी ऐसे हो, मतलब ऑसिलेशन और एनर्जी का मोशन दोनों एक दूसरे से कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। तो ऐसी वेव को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो ये जो EMW होती है ये ट्रांसवर्स होती है। कैसी होती है, EMW भी ट्रांसवर्स होती है, और स्ट्रिंग वाली भी कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है। लेकिन साउंड वाली जो होती है वो कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन है, EMW, और कौन सा है, कौन सा है, स्ट्रिंग वाली। कौन सी वाली, स्ट्रिंग वाली। और इसका एग्जाम्पल कौन है, साउंड वेव ना। तो आपसे अगर पूछता है EMW वेव कैसी वेव है, तो नॉन मैकेनिकल।
और साथ साथ में कैसी है, ट्रांसवर्स। इसमें ऑसिलेशन किधर, जिस तरफ ऑसिलेशन होता है उसके परपेंडिकुलर वेव चलती है, उसके कैसे चलती है, परपेंडिकुलर चलती है। यहां तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत हो जाएगा, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, साउंड वाली वेव, लॉन्गिट्यूडनल का भी मतलब समझा देता हूं, नहीं तो पता चला, लॉन्गिट्यूडनल का भी मतलब आप समझ लीजिए। इसमें ऑसिलेशन किस एक्सिस में हो रहा है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस में हो रहा है ना, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, और वेव भी किधर चलेगी, इधर ही चलेगी, तो इसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। समझ आ रहे, जैसे मैं बोलता हूं तो अगर मैं बोल रहा हूं ना तो आप तक आवाज पहुंच रही है, ये क्या होता है, एयर का क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता है। तो जब आप बोलते हो ना तो बोलने से एयर जिस लाइन में, अच्छा मेरी आवाज आप तक ऐसे सीधे ही तो जा रही है, समझ आ रही ना। तो जब मैं बोलता हूं ना, तो जब बोलेंगे तो एयर क्या होती है, कंप्रेस और एक्सपैंड होती है, तो इसके थ्रू क्या होता है, हमारी आवाज पहुंचती है। तो साउंड वेव को कैसा माना जाता है, लॉन्गिट्यूडनल, और बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और स्ट्रिंग वाले को कैसा माना जाता है, ठीक है। इसको करिए, बेसिक चीजें। नेक्स्ट, यहां तक हो गया। एक चीज और यहां पे समझते हैं, इंपॉर्टेंट बात, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसे है, समझ आ रही ना बात। तो देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बनती है उसका रीजन जो होता है वो एक्सिलरेटेड चार्ज होता है। कौन होता है, एक्सिलरेटेड चार्ज, एक्सिलरेटेड एक्सिलरेटेड चार्ज। एक्सिलरेटेड चार्ज क्या बनाता है, EMW बनाता है। अब देखिएगा, एक्सिलरेटेड चार्ज आपको कहां कहां दिखेगा, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। सबसे पहले, अगर कोई ऑसिलेशन होता है, ये सिलेबस से हमारे हट गया है लेकिन इतनी जानकारी चाहिए, LC ऑसिलेशन क्या होता है, LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन जब होता है, L मतलब इंडक्टर और C मतलब कैपेसिटर, समझ आ रही ना। तो आपको थोड़ा सा फील के लिए मैं बता देता हूं, खाली ये इंडक्टर हो गया और ये क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया, और कैपेसिटर फुल चार्ज है, ये इंडक्टर है और ये क्या है, कैपेसिटर है। अब आप देखिए, कैपेसिटर पे पॉजिटिव चार्ज प्लेट ये है और ये कौन सी है, नेगेटिव चार्ज। ये किसका काम करेगी, बैटरी का। तो इंडक्टर क्या करता है, शुरुआत में करंट का अपोज करता है। तो ये जो चार्ज की वैल्यू है ना, इस पे क्या कहते हैं, कैपेसिटर पे, अगर ये इंडक्टर के थ्रू पास होगी तो ये ऑसिलेट करती है, क्या करती है, ऑसिलेट करती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, LC ऑसिलेशन। तो जो LC ऑसिलेशन होता है, इसमें चार्ज क्या करता है, ऑसिलेट करता है। अगर चार्ज ऑसिलेट करता है तो आपने ऑसिलेशन पढ़ा है, ऑसिलेशन में पोजीशन भी पढ़ा है, ऑसिलेशन में वेलोसिटी भी पढ़ा है, ऑसिलेशन में एक्सीलरेशन भी पढ़ा है। तो अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसके पास क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, और जब भी एक्सीलरेशन होगा चार्ज का तो क्या बनेगी, EMW बनेगी। समझ आ रहे हैं। तो LC ऑसिलेशन, ये बात फील आ गई ना। ऑसिलेट करेगा अगर कोई चीज तो क्या कर रहा है, ऑसिलेट करना मतलब एक्सीलरेट करना। अगर एक्सीलरेट करता है तो क्या बनाएगा, EM वेव बनाएगा। अब दूसरी चीज आप समझिएगा, ये तो हो गया पहली चीज। और दूसरी चीज आपने देखा होगा, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अगर सर्कुलर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमने से इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तब भी क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। क्या आएगा, एक्सीलरेशन। तो अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है तब भी वो क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा। तो सर्कुलेटिंग कौन, इलेक्ट्रॉन। सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन भी क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक मॉडल फेल हुआ था, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के चारों तरफ घूमता है तो वो क्या करता है, एक्सीलरेट करता है। अगर एक्सीलरेट करता है तो एनर्जी का क्या करता है, वो लॉस करता है। लॉस करने की वजह से उसको कहाँ गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में। हालांकि यही बात गलत कह दी थी कि न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए ना, गिरना गलत हो गया था। बाकी वो हम देखेंगे स्टैटिक वेव के नाम से, वेव मोशन में ये टॉपिक। तो ये समझ आ गया ना, सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सीलरेट। एक्सीलरेट करने की वजह से क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। और एक रीजन और होता है, सर्कुलेटिंग के अलावा अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है
तो वो क्या करता है, एनर्जी लॉस करता है। क्या करता है, एनर्जी लॉस करता है। अगर वो एनर्जी लॉस करता है तो वो जो एनर्जी निकली है हायर एनर्जी लेवल से लोअर की तरफ जब आता है तो वो एनर्जी निकालता है। तो वो जो एनर्जी निकलती है वो भी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो तीसरा क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आता है, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम कहां से, हायर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। जब हायर एनर्जी लेवल से किधर आता है, लोअर एनर्जी लेवल। अच्छा, एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है, दो फील्ड बनती है, कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। दोनों क्या करेगी, ऑसिलेट। तो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकल पूछ दिया जाता है, एलसी ऑसिलेशन का जिक्र ना करके बोल दिया जाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी। तो हाँ बनेगी। अगर एक ऑसिलेट करता है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं ऑसिलेट करती तो नहीं बनेगी। समझ आए, जब दोनों ऑसिलेट करेंगे तभी बने। और एक के ऑसिलेशन से मतलब अगर एक बदल रहा है, एक चेंज हो रहा है, तो एक के चेंज से दूसरा अपने आप चेंज होने लगता है। वो अभी आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। समझ आए, तो दोनों के ऑसिलेशन से क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। तो इसको कर लीजिए, दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे दिखा देता हूं, दोनों का आंसर बताइए फिर लिखिए, ठीक है। ये दोनों का आंसर बताइएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय, कौन सा, एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए इसको पढ़ के बताइएगा इसमें कौन सा सही होगा। कौन सा, डी, हाँ डी सही होगा। देखिएगा, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड, अभी मैंने रीजन आपको पढ़ाया, कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो नहीं होता, ठीक है, ये बात क्या है, गलत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे पैदा होती है, एक्सिलरेटेड चार्ज की वजह से। किसकी वजह से, एक्सिलरेटेड चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये बात सही है। अगर कोई चार्ज, कोई मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह। मैग्नीट्यूड भले ही ना चेंज हो लेकिन डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसकी वजह से क्या आएगा, एक्सिलरेशन। तो ये बात क्या है, सही है। और एक्सिलरेशन की वजह से क्या होगी, ईएम वेव बनेगी। अब तीसरा रीजन जो है सी वाला, फॉलिंग इन इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है नीचे की तरफ, तो आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाया था, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा ना तो वो किस तरफ चल के जाता है, नीचे की तरफ। तो अगर फील्ड में होगा तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स। और फोर्स मतलब क्या करेगा, एक्सिलरेशन। अगर एक्सिलरेशन हो जाएगा चार्ज पार्टिकल का तो इसका मतलब वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कौन सा सही है, बी और सी दोनों सही है, ठीक है। चलिए इसको एक्सप्लेन कर दिया हूं। और एक बात यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं, जिसके बारे में आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि यहां पे एक चीज आप स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। अगर स्टैटिक चार्ज है, कौन सा चार्ज है, स्टैटिक चार्ज। तो स्टैटिक चार्ज जो होता है सिर्फ कौन सी फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कौन सी बनाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और अगर मूविंग चार्ज है, कौन सा है, मूविंग चार्ज, तो वो दोनों बना सकता है। कौन कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकता है ना, दोनों पॉसिबिलिटी है। और अगर एक्सिलरेटेड चार्ज है, कैसा है, एक्सिलरेटेड चार्ज, कैसा है, एक्सिलरेटेड चार्ज ना, तो एक्सिलरेटेड चार्ज आपका तीन चीजें बना सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और
EMW वेव भी बना सकता है। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बना सकता है। तो एक्सिलरेटेड चार्ज आपने पढ़ा ही है, ठीक है। तो कौन से सही हो जाएगा? बी और सी दोनों सही हो। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बात करें। ठीक, हो गया। एक सही वाला लिख लो बस। गलत वाला क्यों लिखोगे? ये वाला स्लाइड पूरी बात लिख लीजिएगा। हाँ, हो गया। चलिए, यहां तक हो जाने के बाद अब ये तो था थ्योरेटिकल, ठीक है। हेडिंग डालिए मैक्सवेल्स लॉ। मैक्सवेल्स लॉ। मैक्सवेल का लॉ, या तो फिर इसको दूसरे नाम से जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट ना, डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, मैक्सवेल ने ही एक काम और किया था, जो एम्पियर सर्किटल लॉ था उसको करेक्ट किया था। किसने किया था? मैक्सवेल ने। किस बेसिस पे किया था, पहले इसको समझ लेते हैं। समझ आ रही ना बात? ध्यान से सुनिएगा, मैक्सवेल ने क्या बोला था। मैक्सवेल ने बताया, ये जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आपने पढ़ा है ना, ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यहाँ पे एक बैटरी है ना, समझना ध्यान से। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है? ई है, ठीक। अब इनिशियल स्टेज में कैपेसिटर क्या है? अनचार्ज है। कैसा है? अनचार्ज है। इधर से पॉजिटिव चार्ज चलेगा और इस वाले पे क्या होगा? इकट्ठा होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पे बैटरी है। अब ये क्या, ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये कनेक्टेड है ना, तो इस पे कौन सा चार्ज इकट्ठा होगा? पॉजिटिव चार्ज ना। अच्छा, ये टाइम के साथ बढ़ रहा है इस पे चार्ज ना, और यहां पे कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज ना। अच्छा, ये प्लेट इस तरह से है, ये दोनों प्लेट, समझ आ रही है ना बात? तो प्लेट इस तरह से है, तो इस पे कौन सा चार्ज बढ़ रहा है? पॉजिटिव, और इस पे कौन सा? नेगेटिव। ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो अच्छा, ये बताओ, जब चार्ज इकट्ठा होगा तो इसमें फील्ड भी तो ऐसे बढ़ेगी। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। जैसे मैं बना रहा हूं ना, इस तरह से फील्ड बढ़ रही है। तो अच्छा, ये बताओ, अगर कैपेसिटर के बीच का एक प्लेट ऐसे कट करिए, ये प्लेट है, ध्यान से सुनना, हाइपोथेटिकल, ऐसे एक प्लेट है बीच में, इसके बीच में ना, तो ये वाला एरिया देखिएगा और गॉस लॉ को सोचिएगा। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया को क्रॉस करती है तो वो क्या बनाएगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बनाएगी? तो आपको लग रहा है ना, ये चार्ज इकट्ठा हो रहा है, चार्ज इकट्ठा होने की वजह से फील्ड लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने के बराबर होता है? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और मैग्नेटिक फ्लक्स कितने के बराबर होता था? ये इलेक्ट्रिक है, और मैग्नेटिक कितने के बराबर होता था? बी ए कॉस थीटा ना। अच्छा, ये बताओ, यहां पे इस प्लेट के बीच में कोई हाइपोथेटिकल एरिया एज्यूम करिए, और उस एरिया से लगातार फील्ड क्या हो रही है? चेंज हो रही है ना। अगर फील्ड चेंज होगी तो क्या चेंज होगा? फ्लक्स। क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो एक चीज आप समझिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने, इन्होंने प्रैक्टिकली ये चीज देखा था। अब ये चीज, मतलब जो मैं बता रहा हूं उससे ये बात प्रूफ होगी। इन्होंने प्रैक्टिकली क्या किया, जब यहां से करंट चल के जा रही थी, यहां पे एक मैग्नेटिक नीडल रखी। क्या रखी? मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। तो यहां पे रखा, डिफ्लेक्ट हो गई, तो समझ आता है, यहां पे रखा तब भी डिफ्लेक्ट हो गई।
ना। तो अच्छा ये बताओ, मैंने अब मैग्नेटिज्म आपको पढ़ाया तो मैंने ये बात बताई है कि अगर किसी वायर से करंट फ्लो होती है तो वो अपने आसपास क्या बनाती है, फील्ड बनाती है। तो यहां से तो वायर से करंट फ्लो हो रही थी, समझ आता है कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। यहां पे कौन मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, समझ आ रही ना बात। प्लेट के अंदर नीडल क्या हो जा रही है, डिफ्लेक्ट। यहां से तो करंट बह रही है, जब तक करंट नहीं बहेगी तब तक आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो यहां पे कैसे करंट बह रही है, तो इन्होंने बोला कि अगर यहां पे नीडल डिफ्लेक्ट हुई है तो यहां पे एक करंट है जो हम क्या कहते हैं, एक हाइपोथेटिकल करंट है जिसको मान सकते हैं, और उस करंट का नाम दिया गया क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कहां पे होती है, एयर में। और इसको नाम क्या दिया गया, जो वायर में होती है उसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। जो वायर में होती है उसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। इसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। और जो हवा में होती है करंट उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस। अगर ये डिस्प्लेसमेंट करंट होगी ना तो जहां पे करंट फ्लो होगी उसी के आसपास क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रहे, तभी तो ये निडल डिफ्लेक्ट होगी। तो डिफ्लेक्ट होने का रीजन बताया, यहां पे कौन सी करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स लॉ बोलते हैं। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। अब इन्होंने क्या बताया कि अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट करंट आपको जानना है, क्या जानना है, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ध्यान से सुनिएगा। आपने कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैपेसिटर के अंदर पढ़ा था। और सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया इनटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अगर ये चार्ज है तो चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तुरंत आपको क्या मिल जाता है, करंट। तो डिफरेंशिएट करिए dq बाई dt, आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाए। तो यहां से dq बाई dt करोगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लिया, सॉरी हाँ एप्सिलॉन नॉट को क्या कर लीजिए बाहर, और बचेगा क्या, d बाई dt, और क्या बचेगा e इंटू ए। अगर आप ध्यान से देखोगे ये E इंटू ए, ये क्या है, ध्यान से सुनना। इसके प्लेट के बीच में ऐसे एरिया लिए हो ना, तो फील्ड कैसे ही है, इलेक्ट्रिक ऐसी। और एरिया वेक्टर भी क्या होता है फील्ड के, वो एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर। तो कितना एंगल होगा दोनों के, 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये वाली चीज क्या हो गई, 1। अब ये कितने के बराबर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये कितने के बराबर है, डी फाई ई बाई क्या हो जाएगा, dt। ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए बन गई ना कैपेसिटर के अंदर करंट, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से होती है, देखिए ना, किसके चेंज की वजह से है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके, अच्छा ये सिर्फ कब बनती है जानते हैं, जब ये चार्ज हो रहा हो। जब फुल चार्ज हो जाएगा तो करंट का चलना क्या हो जाएगा, और करंट का चलना बंद हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या हो जाएगा, बंद। फ्लक्स का चेंज होना क्या हो जाएगा, बंद। फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगी, 0। तो ये सिर्फ कब होता है, जब कैपेसिटर को क्या करते हैं, चार्ज। अब अगली बात सुनिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एलसी ऑसिलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो उसी टाइम क्या चेंज होता है, मैग्नेटिक। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे क्या चीज चेंज हो रहा था, इस एरिया से क्या चीज चेंज हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ना। जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी, चेंज हो रही। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स। फ्लक्स के चेंज होने से क्या बन रहा है, करंट। और करंट के चेंज से क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज से क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है। समझ आ रही ना बात। तो ये जो टॉपिक है मैक्सवेल रिलेशन या मैक्सवेल लॉ, इसमें क्या चीज दिखती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से क्या बनता है। अब अगला देखेंगे, इसके बाद वाला एग्जांपल जो होगा दूसरा, उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। समझ आए। और एक बात आपको बता दें, जब अभी यहां से एकदम रट मारिएगा, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वही डायरेक्शन करंट की होगी, वही डायरेक्शन किसकी होगी। तो अब आप देखिए, जब तक ये चार्ज हो रहा है ना कैपेसिटर, तब तक ये कंटिन्यूअस करंट है। वायर में कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट।
वो सॉरी, वायर में कौन सी है, कंडक्शन, और इसके अंदर कैसी है, डिस्प्लेसमेंट। ये लगातार करंट कंटिन्यूअसली चल रही है। समझ आ रही ना बात? तो एक चीज आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा लॉजिकली, आखिरी बात इससे रिलेटेड, वायर के अंदर कौन सी होती है और इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है किसके, कंडक्शन। जितना इधर क्या होगा कंडक्शन, उतना क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर कंडक्शन जीरो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो कंडक्शन जीरो। दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये कंडक्ट करके जब यहां पे पहुंचेगा तभी तो यहां पे क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट। और एक टाइम पे एक जगह पे एक ही होती है। अच्छा, यहां पे वायर में कौन सी है और यहां पे कौन सी है, तो एक जगह पे एक ही होगी, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। समझ आ रही ना बात? तो इतने हिस्से में कौन सी है डिस्प्लेसमेंट और वायर के अंदर कौन सी है कंडक्शन। कर लीजिए इसको। हाँ है एक, एक जगह पे बोला हूं, एक समय नहीं, आपने वर्ड ही बदल दिया पूरा। एक जगह पे एक ही रहेगी, है टाइम बोला हूं, एक जगह पे एक टाइम ऐसे बोला हूंगा, एक जगह पे। समझा? जैसे इस वायर के अंदर क्या है कंडक्शन, तो यहां पे सिर्फ क्या रहेगी और यहां पे क्या होगी डिस्प्लेसमेंट। तो जगह पे जहां पे कंडक्शन है वहां पे कंडक्शन ही रहेगा, जहां पे डिस्प्लेसमेंट है वहां पे डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा। खाली मेरा कहने का सेंस ये था कि एक जगह पे दोनों एक साथ नहीं होती, ठीक है, और दोनों की वैल्यू बराबर होती है। जितना कंडक्शन होती है उतना डिस्प्लेसमेंट। अगर कंडक्शन जीरो हुई तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। अभी ये बात याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरफ फील्ड होगी ना उसी तरफ क्या होगी, करंट होगी। फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई समझ लो वही करंट है। समझ आ रही ना बात? अभी इससे क्या होगा ना, एक कॉन्सेप्ट ऐसा होगा रिलेट करके इतनी आसानी से याद रख लेंगे कि मतलब आराम से याद रह जाएगा हमें, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना? चलिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले इस पे, इसकी डेफिनेशन पे निपटा देते हैं। मुझे लगता है कि आप ऐसे ही बता दोगे, देखना इसको। डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम एज, पढ़िए, कंडक्शन करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन करंट के जैसी होती है, कंडक्शन करंट किसकी वजह से होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, या कंडक्शन करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्री चार्जेस, चार्ज कैरियर, मतलब चार्ज कैरियर की वजह से होता है, या फिर इट इज नॉट ए कंडक्शन करंट बट इट इज कॉज्ड बाय द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात सही लग रही है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से क्या बना है, कंडक्शन करंट ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से क्या बना है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी मैंने पढ़ा है, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। नन ऑफ दिस कह रहा है, ये भी क्या है, गलत है। हाँ इसको लिख लो, डेफिनेशन हो जाएगी आपके पास और साथ साथ में क्वेश्चन भी हो जाएगा। मैं ज्यादातर डेफिनेशन क्वेश्चन से ही कराता हूं। लिख चुके ना? अगला देखिए, ये बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है, इसका तो आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। कह रहा है ए चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चार्ज दिया हुआ है ना, देन फाइंड द मैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट ना, डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या होती है, डी क्यू बाई डी टी होती है। आपको चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, डी डिवाइड बाई डी टी, और कितना दिया हुआ है चार्ज की वैल्यू, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है कोई बड़ी बात नहीं है, क्यू नॉट बाहर कर लो, साइन का क्या होगा कॉस ओमेगा टी, और क्या चीज बाहर आएगी, ओमेगा। बस आंसर हो गया। समझ रहे?
लिख चुके कि नहीं? एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला, द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ 5 माइक्रोफैरेड इज चेंजेस एट ए रेट ऑफ 10 वोल्ट पर सेकेंड, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है कैपेसिटर में? CV। ये देखिए, अच्छा चार्ज का एक फार्मूला किससे बताया था मैंने? अभी बताया था ना, किससे निकाला था? फील्ड से। वो फील्ड के फॉर्म में था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से निकाला था मैंने ना। एक चार्ज का फार्मूला ये भी तो होता है। तो इस बार किससे रिलेटेड है? पोटेंशियल से रिलेटेड है, तो इस पे कर लेंगे। तो अगर आप देखोगे dq बाई dt कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट मिल जाएगी, id। अच्छा, यहां पे क्या चीज कांस्टेंट है? c बाहर ले लो और ये क्या हो जाएगा? dv बाई dt ना। c की वैल्यू बोलिएगा 5 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, और dv बाई dt कितना दिया हुआ है? किस रेट पे? वोल्टेज पर सेकंड दिया हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा? 10। तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -5। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। 1 मिनट, इसमें कौन सी करंट पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। अगर कंडक्शन पूछता तब भी यही आंसर होता, क्योंकि कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होती है? सेम होती है। क्लियर रहेगा ना? कर लीजिए। हो गया? ओए, हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन, ए कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स। सर्कुलर प्लेट्स है, 2 सर्कुलर प्लेट्स है, एक प्लेट, 2 प्लेट, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस कितना? 12 सेंटीमीटर। ये कैपेसिटर प्लेट की जो रेडियस है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर एंड सेपरेटेड बाई 5 सेंटीमीटर। इसके बीच की दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर। मतलब डी दिया हुआ है कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो गया, और रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। इसको चार्ज करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से। द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 0.15 एम्पियर। चार्जिंग करंट जो है वो कितने के बराबर है? 0.15। तो चार्जिंग करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों क्या होगी? सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों क्या होती है? सेम होती है। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज। इस बार dv बाई dt पूछा है, तो फिर फार्मूला क्या हो जाएगा? q इज इक्वल टू cv। तो dq बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c dv बाई dt ना। इस बार dv बाई dt पूछा है, पिछले वाले में क्या पूछा था? करंट पूछा था। अच्छा, इस बार करंट दे रखा है, कितना दे रखा है? पढ़ो कितना? द चेंजिंग करंट इज कांस्टेंट, और कितने के बराबर है? 0.15 के बराबर, इक्वल टू dv बाई dt पूछ रहा है। अच्छा, कैपेसिटेंस पिछली बार सीधा सीधा दिया हुआ था, इस बार नहीं दिया हुआ है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट के लिए हम जानते हैं फार्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डिस्टेंस, यही होता है। तो यहां पे कर दो एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो dv बाई dt चाहिए, dv बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.15 इंटू एरिया कितने के बराबर हो जाएगा? सर्कुलर प्लेट है तो सॉरी, ये क्या है? d है ना। एरिया कितने के बराबर हो जाएगा? एरिया पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, और क्या बच रहा है? एप्सिलॉन नॉट। यहां पे क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है? अब मुझे एक चीज दिक्कत ये लग रही है कि अगर मैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 रखता हूं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो मुझे लगता है लेंदी हो जाएगा। एक जुगाड़ हम यहां पे कर सकते हैं, और वो जुगाड़ क्या है? ध्यान से देखना। वो जुगाड़ ऐसा कर सकते हैं, हमें यहां पे दिख रहा है
अगर आपको याद हो 1/4πε0 की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 9 इंटू, ये आसान होता है सॉल्व करना। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा इतना देखिए, हिस्सा कितने के बराबर है? 1/4πε0। तो ये कितना होगा ऊपर? 0.15। और ये कितना होगा? 4। अभी डी नहीं लिख रहा हूं, डी अभी रख दूंगा। अच्छा 1/4πε0 कितने के बराबर होगा? इनटू में रहेगा, समझ आए? तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 9 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 9। और क्या बच रहा है? डिवाइड बाई, ये डी भी बच रहा है ना। डी की वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05। और क्या बचा? आर। रेडियस कितना दी हुई है? 12 मतलब 0.12 का होल स्क्वायर। आ जाएगा डीवी बाई डी टी। समझ गए ना? एकदम सिंपल सा है। आपसे क्या पूछा था? डीवी बाई डी पूछा था। डिस्टेंस को उधर लेके गए, डिस्टेंस दिया हुआ था, ठीक है, और एरिया को इधर, एरिया और एप्सिलॉन नॉट को इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने क्या किया? हमने देखा कि 1/4πε0 की वैल्यू इतने के बराबर होती है, तो एक काम किया, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया और 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आसानी हो जाएगी सॉल्व करना। कौन सा आंसर आएगा? सेकेंड, बी वाला। तो ठीक है, सी आएगा। चेक कर लो सही से। है इसी दोनों में से है, ए और बी में। लिख चुके आप? हेडिंग डालिएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ ना। ये मॉडिफिकेशन किसने किया था? मैक्सवेल ने। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में किसने बताया था? मैक्सवेल ने। अच्छा अगर आपको याद हो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था? एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर था किसके? म्यू नॉट आई इनसाइड के। यही था ना एम्पियर सर्किटल लॉ, यही था। समझ आ रही ना बात? अब देखिएगा, जब हम कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट देखा, मैक्सवेल ने हमें बताया, हालांकि ये पूरी बात मैक्सवेल ने ही कही है, हमारी कुछ नहीं है। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि आई इनसाइड होता है, तो इन्होंने बोला आई इनसाइड की जगह पे एक काम करो, ऐसा करो, आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट ना, ये दो करंट का सम कर दो, ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने दो बी डॉट डी एल। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? अब देखना यहां पे, हालांकि इस मॉडिफिकेशन से कोई खास वो नहीं है। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लेते हैं दो पॉइंट ले लीजिए, एक यहां पे ले लीजिए x और एक यहां पे ले लीजिए y ना। ध्यान से सुनना, अगर मैं एट x बात करूंगा तो कौन सी करंट होगी? कौन सी होगी? कंडक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। x पे कहां होगी डिस्प्लेसमेंट? और एट y बात करूंगा तो उस वक्त कौन सी होगी? डिस्प्लेसमेंट। कंडक्शन क्या होगी? मतलब एक जगह पर एक ही रहेगी। समझ आ रही ना बात? तो एक जगह पर एक ही रहेगी, तो कंडक्शन कहां पे होती है? कंडक्टर के अंदर। और डिस्प्लेसमेंट कहां पे होती है? एयर के अंदर। और ये कंटिन्यूअस करंट है, कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और एक जगह पे एक ही होगी। इसी को क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसको कर लीजिए।
अगला कॉन्सेप्ट मैं जुगाड़ से पढ़ाऊंगा और एक बार मैं पढ़ा चुका हूं, देखिएगा, बढ़िया से फील करिएगा इसको, ठीक है। पूरा जुगाड़ बेस्ड होगा। लिख चुके आप? देखिए, कैपेसिटर के अंदर फील्ड पता करते हैं। एक मिनट, कैपेसिटर के अंदर फील्ड पता करते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। इतना सिंपल हो जाएगा, बस ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं पढ़ा चुका हूं ये बात। एक कैपेसिटर है इस तरह से और वो बैटरी से कनेक्टेड है ना, ये हो गया EMF E, ठीक। अब आप देखिएगा, इसके अंदर फील्ड ऐसे बनती है ना, और ये फील्ड कैसी है, टाइम के साथ क्या हुई है, टाइम के साथ बढ़ी है ना। पहले एक चार्ज इकट्ठा हुआ तो एक लाइन क्रॉस कर रही थी, फिर दो चार्ज इकट्ठा हुआ, दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे बढ़ती गई है लगातार, जब तक ये फुल चार्ज नहीं हुआ है तब तक की बात है। जब फुल चार्ज हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट खत्म हो जाती है, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये फील्ड है ना, ये कौन सी चीज है, फील्ड है। अच्छा ये बताओ, ये अगर प्लेट सर्कुलर है ना, कैसी है, सर्कुलर है, तो ये फील्ड कैसी है, सिलेंड्रिकल। ये फील्ड कैसी है, और ये कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक। कौन सी फील्ड है, एक एक वर्ड फील करिएगा मेरा। तो ये कैसा है, सिलेंड्रिकल फील्ड है ना। तो अगर सिलेंड्रिकल फील्ड है तो ये इसको ऐसे सिलेंडर जैसा बनाइए, पहले ये सिलेंडर बन गया आपका ना, और फील्ड जो है इस तरह से है। और मैंने एक वर्ड आपको पहले ही बोल दिया था पढ़ाते वक्त, अभी मैंने बोला था, अगर आपको याद हो, मैंने एक चीज पहले ही बोल दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब। और अगर आपको याद हो, आप मैग्नेटिज्म में एक जगह पे मैंने पढ़ाया है कि अगर कोई सिलेंडर हो और उससे करंट पास हो रही हो तो उसके सेंटर पे, उसके सरफेस पे, उससे बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तीनों कॉन्सेप्ट सेम है जो कैपेसिटर के अंदर फील्ड का है। नहीं पढ़ाया है, कॉपी पलट करके देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड वाले में मैंने ये पढ़ाया है कि अगर कोई सिलेंडर है उससे क्या पास हो रही है, करंट। तो अगर ये सिलेंड्रिकल फील्ड है तो ये एक सिलेंडर है जिसे फील्ड मतलब क्या पास होना, करंट। तो एक सिलेंडर से क्या पास हो रही है, करंट पास हो रही है। अगर एक सिलेंडर से ये करंट मान लेते हैं फील्ड को, तो करंट पास हो रही है, तो तीन जगह पे आपसे फील्ड पूछी जाती है। एक कहां पे पूछी जाती है, एक्सिस पे, और एक कहां पे पूछी जाती है, सरफेस पे, और एक कहां पे पॉइंट हो, बाहर ना। तो अब आपको मैं बताऊं, ये कॉन्सेप्ट किसका है, वायर का है। किसका है, मैंने आपको यह भी लॉजिकली बताया था कि सिलेंडर मतलब क्या, वायर। तो जो सिलेंडर की सरफेस और बाहर की कहानी कौन सी है, जो किसके लिए होती है, वायर की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, वायर से अगर करंट फ्लो होती है, आई करंट फ्लो होती है, तो अगर इसके आसपास फील्ड निकालनी है तो याद है फार्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4π2I डिवाइड बाई, जिस पॉइंट पे आपको निकालनी है फील्ड, वायर से वो डिस्टेंस R होती थी। यही पढ़ाया है ना। तो अब आप लॉजिकली सोचिए, ये करंट ही तो बह रही है और ये क्या बन जाएगा, वायर बन जाए। अगर ये वायर बन जाएगा ना, तो वायर बन जाएगा, तो इसकी सरफेस पे फील्ड लिखिए ना, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए पहला केस लिख रहे हैं, R इज इक्वल टू क्या, R इज इक्वल टू कितना, कैपिटल R। तो आंसर क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2I डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R की जगह पे क्या हो जाएगा, कैपिटल R।
और आपको पता है बस खाली एक चेंज आएगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर फील्ड पता कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड आ गई ना। मैग्नेटिक फील्ड ये कहां पे है? सरफेस पे। अगर बाहर किसी पॉइंट पे जानना चाहते हो तो ये वाला पॉइंट जो है ना बाहर, अच्छा ये सरफेस वाला कितने पे था? आर बराबर था किसके? अगर इसकी रेडियस कितने के बराबर है? कैपिटल आर के। तो ये जो आर था वो कितने के बराबर था? स्मॉल आर। कैपिटल आर। इस बार आर क्या है? कैपिटल आर से क्या है? बड़ा है। तो अगर बड़ा है ना कैपिटल आर से, तो अगर बड़ा है तो यहां पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां पे क्या हो जाएगा? 2 आई डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। अब एक लॉजिकली मैंने आपको बताया था, अगर मैं आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं और आर से डिवाइड कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, समझ आ रहा? इतने हिस्से को देखिए कितने के बराबर है, जो कहां पे है? ये सरफेस पे। अच्छा वायर का फार्मूला आपको रटा हुआ है, अगर वायर का पता है तो सिलेंडर से अगर करंट बह रही है तो उसकी सरफेस पे पता है, वही सेम फार्मूला होता है ना, वही सेम फार्मूला होता है। तो ये क्या चीज हो जाएगी बताइए? बी एट सरफेस आर डिवाइड बाई, और आपको लॉजिकली यहीं से मैंने वो कॉन्सेप्ट तीसरा वाला पढ़ाया था, जब आर इज लेस देन आर ना, अंदर की बात करते हैं, पॉइंट कहां पे हो? यहां किसी अंदर किसी पॉइंट आर पे, तो इस बार आर क्या है? लेस देन है कैपिटल आर। तो ये जो फील्ड होती है ना अंदर इनसाइड, वो बी इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला उलट जाता है, ऊपर क्या हो जाता है? बी सरफेस आर डिवाइड बाई क्या हो जाता है? अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाया ये चीज, समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? एकदम वही कॉन्सेप्ट है। तो अब आप देखिए कैपेसिटर में थोड़ा फील करिएगा, एक चीज आप जानते हैं, ये सिलेंडर वर्टिकल कर दिया है, ये सिलेंडर ऐसे था, मतलब जब ऐसे करोगे तो यहां पे फील्ड अलग है, वेरिएशन फील्ड का इस लाइन में है, मैग्नेटिक फील्ड का इस लाइन में। नहीं समझ आई बात? यहां पे फील्ड, अच्छा ये बताओ एक्सिस पे आर की वैल्यू क्या होगी? ये कहां पे है? अंदर ना। एक्सिस पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहां इस वाले पॉइंट पे फील्ड क्या है? 0। अच्छा जब यहां पे आओगे तो ये वाला फार्मूला, अच्छा ये क्या बता रहा है? ये सेंटर से दूरी है ना आर, तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा कहां तक? सरफेस तक, वैसे वैसे फील्ड क्या होगी? बढ़ेगी। फिर आगे की कहानी में क्या होता है? सरफेस के बाहर जैसे जैसे आर बढ़ेगा फील्ड क्या होगी? घटना शुरू हो जाएगी। तो यहां पे क्या है? फील्ड 0, और यहां तक क्या होगी? यहां तक क्या होगी? बढ़ेगी। और इसके आगे फील्ड क्या होगी? घटेगी। तो देखिए हमने सब कुछ जान लिया, समझ गए ना? आप ये ना समझिएगा कि यहां पे फील्ड और यहां पे फील्ड, अंदर हर जगह क्या होगी? सेम होगी। फील्ड क्या होगी? अलग अलग होगी। समझ गए ना? एक बार मेरे साथ दोहराइएगा ताकि आपको याद रह सके। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जो वायर के किसी डिस्टेंस आर पे फील्ड होती है, वही सिलेंडर के कहां पे होती है? सरफेस पे होती है। पहले वो वाला फार्मूला लिख दिया ना, और सिलेंडर की रेडियस कितना थी? आर थी। फिर उसके बाद मुझे पता है सरफेस से लेकर के बाहर तक की कहानी क्या है? सेम है। अगर आर बड़ा है किससे? कैपिटल आर से, पॉइंट बाहर है, तो इस आर की जगह पे क्या हो जाएगा? स्मॉल आर हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब इसको लिखा तो मैंने ये पाया कि जो बी सरफेस होती है, बी सरफेस पे जो फील्ड है, कहां पे? सरफेस पे जो फील्ड है, इनटू क्या कर दो? सिलेंडर की रेडियस डिवाइड बाई स्मॉल आर। मतलब फील्ड कैसा रिलेशन रखती है? बाहर, सिलेंडर के बाहर कैसा रखती है? इनवर्स। और इसी का जस्ट उल्टा कहां पे होता है? अंदर होता है। तो वहां पे रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट। तो सेंटर पे, मतलब एक्सिस पे आर की वैल्यू क्या होगी? 0। तो फील्ड क्या होगी? 0। सरफेस तक फील्ड क्या करेगी? आर बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगी, और सरफेस पे क्या होगी? मैक्सिमम। फिर उसके आगे की जर्नी में क्या होगी? घटना शुरू हो जाएगी। तो यहां पे मैं इसका ग्राफ बना देता हूं, फील्ड वर्सेस आर ग्राफ। कहां से कहां तक? आर इज इक्वल टू कहां तक? कैपिटल आर तक फील्ड क्या होती है? बढ़ती है। फील्ड कैसा रिलेशन रखती है? डायरेक्ट। फिर उसके बाद क्या होती है? घटना। फील्ड कैसा रिलेशन रखती है? इनवर्स। बस हो गया। याद रख पाओगे ना?
ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, अब बार बार इसको पढ़ाना, बस थोड़ा सा रिलेट करके दिखाना था। एक और बात इसी के साथ ध्यान से सुनना, इसके बाद मुझे आपको मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ानी है। ये तो मैक्सवेल्स लॉ था ना, अब क्या पढ़ानी है? मैक्सवेल्स इक्वेशन। एक मिनट रुक जाइए, ध्यान से सुनिएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा यहां पे किसकी किसकी देन है, क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की देन है, क्या बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की चेन से क्या बना है यहां पे? मैग्नेटिक फील्ड। अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, और एक चीज मैं आपको क्लियरली मेंशन किया था पिछले चैप्टर में जब इंडक्शन की आखिरी क्लास थी ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की आखिरी क्लास में मैंने बहुत अच्छे से ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह से चेंज हो सकती है, एक स्पेस के साथ या पोजीशन के साथ, और एक टाइम के साथ। तो जो टाइम के साथ चेंज होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाती है? मैग्नेटिक। या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज होगी वो क्या बनाएगी? इलेक्ट्रिक। जो पोजीशन के साथ चेंज होती है वो नहीं बनाती। ये मैंने लिखाया है बाकायदा, समझ आ रहे हैं ना? तो यहां पे ये जो फील्ड कैसे वेरी कर रही है, टाइम के साथ ये चार्ज बढ़ रहा है ना, तो टाइम के साथ चार्ज बनेगा तो टाइम के साथ कौन सी फील्ड चेंज होगी? इलेक्ट्रिक, जिसकी वजह से क्या बन रही है? मैग्नेटिक। अब अगला कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, अगर टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक। इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, जुगाड़ से बस मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है? और इसका मेन चीज जो पूछा जाएगा आपसे, वो ग्राफ पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। समझ आ रही ना बात? तो ध्यान से सुनना। क्या चीज हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी किसकी वजह से? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हेडिंग क्या होगी? वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब आप देखिएगा, इसमें इंडक्शन वाला चैप्टर का मतलब यूज होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, रुक जाइए, हेडिंग ही तो डाला हूं, पहले समझ लीजिए। ये मान लेते हैं ये सिलेंड्रिकल आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी है? सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से। ध्यान से सुनना, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कैसी है? क्रॉस है, तो इसका मतलब किधर है? इनवर्ड है। अच्छा, ये जो बी है ना, ये वेरिंग है। कैसी है? वेरिंग, चेंज हो रही है। वेरिंग में कौन सा केस है? इंक्रीजिंग मान लेते हैं। क्या है? इंक्रीजिंग। अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुनना, करंट ऐसे, वो फील्ड किधर वेरी कर रही है? अंदर। अगर फील्ड अंदर वेरी कर रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से सोचिए, अगर यहां आसपास कोई क्वाइल होती तो उसमें करंट किधर बहती? क्या करती? फील्ड बढ़ रही है ना। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है यार? बी ए कॉस थीटा ना। क्या है? बी ए का एरिया चेंज हो रहा है? एरिया नहीं चेंज हो रहा है। कॉस थीटा चेंज हो रहा है? नहीं। क्या चीज चेंज हो रही है? फील्ड। फील्ड की वजह से क्या चेंज होगा? फ्लक्स। क्या चेंज होगा? फ्लक्स। अब फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसके आसपास क्या डेवलप हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डेवलप हो जाएगी? या अगर कोई मान लेते हैं, ऐसे एज्यूम करते हैं हाइपोथेटिकली फील करने के लिए, मान लेते हैं कोई वायर होता तो करंट किधर बहती? करंट किधर बहती? फील्ड किधर बढ़ रही है? अंदर ना। तो करंट किधर बहाता? फील्ड का अपोज करने के लिए ना। तो ऐसे बहाता ना, ऐसे बहाता तो फील्ड किधर बनती? बाहर, ताकि इसका क्या हो सकता? अपोज हो सकता। तो ये इधर की तरफ ये क्या बहा रहा है? करंट। और मैंने बताया जिस तरफ करंट होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है? फील्ड। तो बना तो दिया फील्ड। समझ आ रहे हो? तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बन रही है? क्या बन रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रही ना बात? अब आप देखिएगा, इसकी भी फील्ड वेरी करेगी। कहां से? ध्यान से, जैसे पिछला वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या बन रही थी? मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, और मैग्नेटिक फील्ड कहां से वेरी करना शुरू की थी? देखिएगा, ये देखिएगा, ये वाला ग्राफ, एक्सिस से कहां तक? सरफेस तक लीनियर,
सरफेस के बाहर इनवर्स सेम रिलेशन इसका भी है। सेम रिलेशन कैसा है? इसका भी है। तो इसका भी ग्राफ कैसा होगा थोड़ा सा बताइएगा हमें। अब बस इसका ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। सेंटर से कहां तक, ये आर रेडियस का है मान लेते हैं, सेंटर से कहां तक, सेंटर से कहां तक, आर तक कैसा रिलेशन, कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। इस बार ग्राफ किसके बीच में होगा बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ ना। यहां पे क्या होगा? आर बराबर होगा किसके? कैपिटल आर के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? लगातार लीनियरली क्या होगी? इंक्रीज। और फिर उसके बाद आगे सरफेस से बाहर क्या होगी? डिक्रीज। वहां पे क्या बन रही थी? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज की वजह से क्या बन रही थी? मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से क्या बनेगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह ऐसे सर्किल बनेगा, अंदर भी बनेगा और कहां पे बनेगा? आपको पता है ये गजब का कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है? अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है सिलेंड्रिकल टाइप की और वो चेंज होती है तो अपने आसपास क्या बना देती है? फील्ड बना देती है। जैसे ही उस फील्ड में वायर आएगा उसके अंदर करंट बहना शुरू हो जाएगा। तो वो इंतजार नहीं करता वायर का, वो फील्ड अपनी बना लेता है। जैसे ही वायर रखोगे उसके अंदर क्या बहने लगेगी? करंट बहने लगेगी। तो बगैर वायर के फील्ड बन जाती है। समझ आ रही ना बात? तो अब आपको थोड़ा सा फील आ रहा होगा कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी ना, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के चलने की वजह से वेव चलती है, तो एनर्जी तो आ जाएगी हम तक। समझ आ रही ना बात? यहां से थोड़ा थोड़ा उसकी ओरिजिन दिख रही होगी। इसको कर लीजिए ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और यहां पे कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? अच्छा इसका एक मिनट मैं लिखाऊंगा नहीं, रुक जाइए, मैं पढ़ा चुका हूं। मैंने बोला था एक इलेक्ट्रोस्टैट में कॉन्सेप्ट होता है। इलेक्ट्रोस्टैट में पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और कहां समा जाती है? इसका तो कोई एंड ही नहीं है। कहां से इसका ना इनिशियल पॉइंट होता है ना फाइनल पॉइंट होता है। ये हमेशा कैसी होती है? क्लोज लूप होती है। कैसी होती है? क्लोज लूप होती है। यहां तक क्लियर है? तो एक बात तो ये हो गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बनती है, इसमें मैग्नेटिज्म के अंदर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कैसी होती है? कंटिन्यूअस नेचर की। और एक फर्क और लिखाया था मैंने, जो इलेक्ट्रोस्टैट वाली होती है वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है और जो इसमें बनती है वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर की होती है। ये सब पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं अच्छे से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी उस वक्त, तीसरी वाली, वो ये बताई थी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है तब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के साथ वेरी कर रही है तब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बने। या मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन के साथ चेंज हो रही है तो नहीं बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आए? तो ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसा लूप बनेगा? सर्कुलर लूप। एक मिनट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन दिखा रहा हूं ताकि अगर आपको फार्मूला कहीं दिख जाए वो आप पहचान जाओ ना। ध्यान से देखना, आपका दिमाग पता नहीं क्यों वहां पे दिक्कत कर जाता है। बहुत ही सिंपल सा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपने क्या पढ़ा था? इसमें क्या चेंज हो रहा है? फ्लक्स। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ बन जाता है ना। अच्छा यहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, किसकी वजह से? फील्ड की वजह से। अब आपको पता है ये जो मैग्नेटिक, ध्यान से देखना, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर क्या छिपा हुआ है? क्या छिपा हुआ है यार? मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, ध्यान से सुनना। ये क्या चीज है? ईएमएफ। क्या चीज है? ईएमएफ। और कम से कम इलेक्ट्रोस्टैट में कुछ नहीं तो 20 बार ये वाला फार्मूला लिखा होगा मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होती है डीवी बाई डीएल। लिखा है ना? अच्छा डीवी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ। तो कितने के बराबर होगा? ई डीएल। आपको लगता है कि एम्पियर सर्किट लॉ कुछ नया है? यही है, नहीं है? ईडीएल, एम्पियर सर्किट लॉ। आपको ऐसा लगता है कि नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, नहीं नया टॉपिक। समझ पा रहे हैं ना? ये ईएमएफ का फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैट में आप पढ़ चुके हो।
समझ पा रहे हो ना? तो अब आपको दिख रहा है ना इसमें क्या छिपा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड छिपी हुई है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड से देखिए निकल रही है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ आ रही ना बात? अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो इसके अंदर क्या छिपी हुई है निकल जाएगा, एक दूसरे के वेरिएशन से। कर लीजिए अब, चलिए हेडिंग डालिए, मैक्सवेल्स रिलेशन। मैक्सवेल्स रिलेशन, मैक्सवेल्स रिलेशन। इस पे कुछ भी आ सकता है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। चार रिलेशन इन्होंने, मैक्सवेल खाली इतना कहे थे ना, मतलब इन चार रिलेशन को जो दिया है, इतनी बात बताई थी कि अगर ये चार रिलेशन याद हैं आपको तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरा मैग्नेटिज्म आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। समझ आ रही ना बात? वो चार रिलेशन बताया था। पहला इन्होंने बताया था गॉस लॉ। क्या गॉस लॉ से कौन कवर हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये कितने के बराबर होता है, E डॉट डी एस बराबर होता है किसके, क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ना। और दूसरा रिलेशन इन्होंने बताया था, ये कौन सा लॉ है, गॉस गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर इन्होंने दूसरा बताया इंटीग्रल बी डॉट ds, मैंने एक जगह इसको पढ़ा दिया है। b डॉट ds होता है क्योंकि मैग्नेटिक चार्ज अकेला नहीं रहता, अकेला ना होने की वजह से ये क्या होता है, जीरो होता है। इसको गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म बोलते हैं, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म ना। ये दो लॉ हो गए। और तीसरा, तीसरा कौन सा है, फेराडेज लॉ। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, डी, अभी लिखा हुआ था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या कहलाता है, ईएमएफ। और ईएमएफ कितने के बराबर होता है, ई डॉट डीएल के बराबर, यही होता है ना, अभी लिखा था। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, फेराडेज लॉ। क्या बोलते हैं, फेराडेज लॉ, फेराडेज लॉ, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ऊपर था। अब इसके बाद लास्ट आखिरी वो कौन था अभी मैंने पढ़ा था, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। और वो भी मॉडिफाइड वाला, क्योंकि मैक्सवेल ने मॉडिफाइड वाला दिया था ना, तो मॉडिफाइड वाला रहेगा तो ये कितने के बराबर होगा, E डॉट dl बराबर होता है म्यू नॉट I कंडक्शन प्लस I डिस्प्लेसमेंट। बस ये चार रिलेशन है, इसको आप जहन में रखिएगा, याद रखिएगा कि ये चारों किसने बताया था, किसने इकट्ठा किया था, मैक्सवेल ने। बोला इन चारों को पढ़ करके आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म समझ सकते हो। हालांकि क्वेश्चन नहीं होगा, है कि नहीं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आप टिक कर दीजिएगा कि ये चार हैं, ठीक है, मैक्सवेल्स रिलेशन। लिख चुके, हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, इक्वेशन ऑफ वेव मोशन ना। इक्वेशन देखिएगा वेव मोशन की, एक मिनट। ऑसिलेशन में जब आपने इक्वेशन पढ़ी थी तो आपकी ऑसिलेशन की इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अगर आप चाहो तो यहां भी प्लस माइनस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस फाइव। ये जानते हैं किसकी इक्वेशन है, किसकी है, ऑसिलेशन की, किसकी है, ऑसिलेशन की। थोड़ा सा फील के लिए मैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक मिनट। मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा अभी, क्योंकि मुझे वेव मोशन पढ़ाना है। जितना इस चैप्टर में काम आने वाला है उतना इस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, उससे आगे की बातें कहां पे करेंगे हम, वेव मोशन में।
तो जितना जरूरत की चीज है उतना यहां से हम ले लेते हैं। तो ये किसकी इक्वेशन है? ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन मतलब क्या होता है? जब एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से क्या कर रहा हो? ऑसिलेट कर रहा हो। क्या कर रहा हो? ऑसिलेट। ये सिंगल पार्टिकल के ऑसिलेशन की कहानी है और उसकी ये इक्वेशन है। आप किसी टाइम पे इस पार्टिकल की पोजीशन जानना चाहते हैं कि किस टाइम पे कहां पे होगा, उस टाइम की वैल्यू रखिए। और ये फाई क्या है? अगर आपको याद हो, इनिशियल फेज है। क्या है? इनिशियल फेज। इस पूरे को क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। मैंने आपको बोला था अगर टाइम की वैल्यू 0 पुट कर देते हो तो टाइम की वैल्यू 0 पुट करने के बाद क्या बचेगा? फाई बचेगा। टाइम 0 मतलब इनिशियल, टाइम 0 मतलब इनिशियल, तो फाई ही क्या है? इनिशियल फेज। हो सकता है ये 0 भी हो। कब? जब कहां से चलना शुरू करता है? मीन पोजीशन से। समझ आए? अगर एक्सट्रीम से चलना शुरू करता है तब कितना होता है? 90 होता है। तो वो डिपेंड करता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। समझ आ रही है? अब देखिए वेव मोशन की इक्वेशन कैसे होगी। y इज इक्वल टू क्या होती है? a साइन ओमेगा टी की जगह पे प्लस माइनस ओमेगा टी। कैसे आती है ये भी मैं पढ़ाऊंगा, वेव मोशन में पढ़ाऊंगा। और प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई ना, ये होती है वेव मोशन की इक्वेशन। और दो तरह से हो सकती है, एक तो साइन के फॉर्म में और दूसरा कॉस के फॉर्म में। यहां पे क्या हो जाएगी? कॉस, यहां पे प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई। इसको बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। उसमें वर्ड जरूर लगा होगा। ये दोनों कैसी हैं? हार्मोनिक। कैसी हैं? हार्मोनिक वेव। समझ आ रहे? प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव इक्वेशन। अब ध्यान से सुनना, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में फर्क क्या दिख रहा है? एक मिनट फील करिएगा। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में फर्क क्या दिख रहा है? ये टर्म फर्क पैदा कर रहा है, ये वाला ना। x क्या है? पोजीशन है। अब ध्यान से सुनना, एक मिनट। जैसे एक रस्सी लीजिए और इसको ऐसे बांध दिया ना, इसको ऐसे बांध दिया और इस वाले एंड को पकड़ करके ऑसिलेट कराया। तो ऑसिलेट कराओगे, इसका ऐसे बनेगा, बंप बन जाएगी इस तरह से ना। अब ये बंप देखना कुछ टाइम के बाद कहां पहुंच जाएगी? यहां पे पहुंच जाएगी। और कुछ टाइम के बाद ये यहां पे पहुंच जाएगी। तो ये बंप ऐसे ट्रेवल कर रही है ना, फील आ रहा है? अब आप देखना ध्यान से। अच्छा, ये रस्सी जो है नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है। नंबर ऑफ पार्टिकल से ऐसे बनी हुई है ना, ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई। अच्छा ये देखो, इस जगह वाला पार्टिकल इस वक्त कहां पे है? यहां पे है हाँ। अब इसके बाद क्या होगा? कुछ टाइम के बाद ये ऐसे दब गया, फिर उसके बाद यहां वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया। नहीं समझ आ रही बात? तो आपको दिख रहा है ना, ये वाली लाइन क्या कहलाती है? अगर इसको एक्सिस में डिसाइड कर दूं, इसको एक्सिस में डिसाइड कर दूं, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। तो एक बात बताइए, ये पोजीशन है ना पार्टिकल की, ये क्या है? अब आप देखिए, इसमें क्या है? देखिए इसकी एक्स की वैल्यू क्या है? इस पार्टिकल की अलग, यहां पे ओरिजिन है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। जब ओरिजिन, जैसे ही x की वैल्यू पुट किया तो ये वाला टर्म हट जाएगा, तो तुरंत इक्वेशन किस में बदल जाएगी? ऑसिलेशन की। अदरवाइज ये किसकी है? वेव मोशन की। किसकी है? वेव मोशन की। वेव मोशन का मतलब समझ आया? वेव मोशन का मतलब ये होता है, ये इक्वेशन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए है। ये इक्वेशन किसके लिए है? और ये सिंगल। अच्छा मान लेते हैं यहां पे, ये वाले पे जो पार्टिकल है, ये कितनी दूरी पे? x इज इक्वल टू 1 मीटर पे। तो जैसे ही यहां पे x इज इक्वल टू 1 मीटर कर दोगे ना, अब ये किसकी पोजीशन बताने लगेगा? 1 मीटर वाले पार्टिकल की ना। अगर यहां पे ये वाला मान लेते हैं पार्टिकल 2 मीटर की दूरी पे है, तो यहां पे 2 पुट कर दोगे तो ये किसकी बात करने लगेगा? 2 की बात करने। तो कहने का सेंस ये है कि ये जो इक्वेशन होती है वेव मोशन की, वो नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए होती है, और जो ऑसिलेशन की होती है वो किसके लिए होती है? सिंगल पार्टिकल की। तो सिंगल पार्टिकल की इक्वेशन में एक्स नहीं दिखता ना, तो वेव मोशन ही किस में बदलता है? सिंगल। जब किसकी वैल्यू पुट कर दो? एक्स की वैल्यू पुट कर दो। तो एक्स की वैल्यू पुट करते ही इसका मतलब कौन सा हो गया? एक्स इज इक्वल टू इतने डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है हम उसकी बात करें, और जब एक पार्टिकल की बात करने लगते हैं तो वो क्या कहलाता है? एसएचएम कहलाता है। और जब नंबर ऑफ, अभी जब तक x की वैल्यू नहीं रखते तब तक इसके पास किसी भी पार्टिकल की ताकत है बताने की, पोजीशन बता सकता है ना। समझ आ रहे हैं? क्लियर रहेगा ना?
ये क्लियर है ना एसएचएम से कितना फर्क है। अब एसएचएम के अलावा मैंने ये तो पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, अब इसके बाद मैंने इसमें के एक्स ही तो जोड़ा है, तो उसका जिक्र भी कर दिया के एक्स क्या है। अब इसमें के जो होता है इसको बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं? वेव नंबर। और ओमेगा तो आप पहचानते हो, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी, या फिर क्या होता है 2 पाई एफ होता है, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसमें के को भी बता दिया, के को क्या बोलते हैं? वेव नंबर। अभी इसका फार्मूला भी बता दे रहा हूं, यहां तक क्लियर है ना? कोई दिक्कत? समझ आ गई ना? ये किसकी इक्वेशन है? वेव मोशन की, ये दोनों। और ये किसकी है? एसएचएम की। अब अगली बात सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर अच्छा यहां पे प्लस माइनस, यहां पे प्लस माइनस, यहां पे प्लस माइनस लगा हुआ है दोनों में, और एक चीज मैं पहले ही कह चुका हूं, एसएचएम की इक्वेशंस हमेशा साइन और कॉस में दिखती है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि आप पहचान के दिखाइए कि ये वेव मोशन की इक्वेशन है या नहीं है। तो पहचानने वाला चैप्टर किसमें है? टॉपिक किसमें है? वेव मोशन। तो वहां पे जब शुरू करूंगा तो मैं पूरा मतलब पहचान कराऊंगा और इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा, सारी चीजें। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है? साइन दिखेगा और कॉस दिखेगा, और इसमें आपको गिवन होगी इक्वेशन, आपको पहचानने की जरूरत नहीं है। तो साइन कॉस के फॉर्म में कौन सी दिखेगी? वेव मोशन की इक्वेशन। इसमें टी और एक्स दोनों दिखेगा, और ऑसिलेशन की इक्वेशन में सिर्फ क्या दिखेगा? टी। अब अगली बात सुनिएगा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर टी और एक्स के पहले क्या लगा हुआ है? साइन। क्या लगा हुआ है? साइन। अगर टी और एक्स दोनों का साइन कैसा है? सेम है। दोनों का साइन कैसा है? सेम है। तो इससे पता चलता है कि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है। सबसे पहले 1 मिनट सुनिएगा, थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं। ये यहां पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है यार? एक्स लिखा हुआ है। और यहां भी क्या लिखा हुआ है? एक्स। अगर एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है ये वेव मोशन की है। वेव मोशन किधर हो रहा है? एक्स डायरेक्शन। मतलब एनर्जी जो ट्रेवल कर रही है वो किधर चल रही है? एक्स डायरेक्शन में। और ये जो वाई लिखा हुआ है ना, ये क्या बता रहा है? पार्टिकल का ऑसिलेशन बता रहा है। पार्टिकल का ऑसिलेशन किधर है? वाई में। और चल किधर रही है वेव? एक्स में। तो ये कौन सी वेव की है? ट्रांसवर्स। किसकी है? अगर यहां पे एक्स लिख देता तब तो ऑसिलेशन किसमें है? वो वेव किधर चल रही है? ये किधर बताएगा? वेव क्या चलना बताएगा? किधर है? एक्स में। और ऑसिलेशन भी किसमें है? एक्स में। तो ये कौन सी हो जाए? लॉन्गिट्यूड। हमें पढ़ना कौन सी है? ट्रांसवर्स। क्लियर रहेगा ना? तो आपको दिख रहा है ना ये कौन सी इक्वेशन है? ट्रांसवर्स की है। एक्स क्या बताता है? वेव मोशन किस डायरेक्शन में? तो वेव मोशन किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। और ये क्या बताता है? पार्टिकल का ऑसिलेशन बताता है। पार्टिकल का ऑसिलेशन किसमें है? वाई में। यहां तक क्लियर है ना? तो अब मुझे बताइएगा, अगर टी और एक्स, टी एंड एक्स दोनों कैसा साइन रखते हैं? सेम साइन। कैसा साइन रखते हैं? सेम साइन। सेम साइन रखना मतलब ये जो वेव अच्छा किस डायरेक्शन में चल रही है? अब ये नहीं पता है प्लस या माइनस, ये डिसाइड कहां से होगा? अगर दोनों का साइन सेम है, मतलब या तो ये टी के साथ प्लस लगा हुआ और एक्स के साथ भी कैसा लगा हुआ? प्लस। या टी के साथ कैसा लगा हुआ? माइनस। और एक्स के साथ भी कैसा लगा हुआ? माइनस। अगर दोनों साइन सेम है, चाहे प्लस चाहे माइनस, तो वेव किस डायरेक्शन में चलेगी? निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? निगेटिव एक्स डायरेक्शन। समझ गए ना? यहां से तो डिसाइड हो गया ना एक्स में चल रही है, लेकिन किधर? पॉजिटिव या नेगेटिव। और अगर टी एंड एक्स कैसे साइन के हैं? डिफरेंट। कैसे साइन के हैं? डिफरेंट। तो वेव जानते हैं किधर चलेगी? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। नहीं समझ आई बात? ये टाइम है और ये क्या है? एक्स है। फाई वाले से कोई लेना देना नहीं है साइन से। इससे लेना देना है टाइम और एक्स से। अगर टाइम और एक्स की दोनों के साइन सेम है तो निगेटिव एक्स में, अगर दोनों के साइन डिफरेंट है तो कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है इससे कोई लेना देना नहीं है। बस डिफरेंट है तो अपोजिट, मतलब डिफरेंट है तो पॉजिटिव एक्स और सेम है तो निगेटिव एक्स। अगर मैं यहां पे वाई लिख दूं तब तो वेव किस डायरेक्शन में चल रही? वाई। अगर यहां पे जेड लिख दूं तब वेव किस डायरेक्शन में चल रही है? जेड।
तो यहां से पकड़ते हैं कि वेव किस डायरेक्शन में चल रही, और यहां से पकड़ते हैं पार्टिकल का ऑसिलेशन किधर है। समझ आ रही ना? कर लीजिए इसको। लिख चुके आप? ठीक है, सबसे पहले वेव नंबर समझ लेते हैं क्या होता है, जल्दी जल्दी समझिएगा बढ़िया से, ये पूरा समझ आ गया आपको? ठीक है, वेव नंबर समझिएगा क्या होता है। के वेव नंबर जो होता है एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई वेव स्पीड। ये किसकी स्पीड है? वेव स्पीड, वेव स्पीड। और ये कौन सी है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपने देख ही लिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर होती है? 2 पाई बाई टी, या कितने के बराबर है? 2 पाई एफ। वेव वेलोसिटी समझ लेते हैं, वेव स्पीड क्या होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर एक वेव ट्रेवल कर रही है इस तरह से, मान लेते हैं ये साइनोसाइडल है, ठीक, ध्यान से सुनना, कहीं से भी आप टाइम पकड़िए, अगर यहां से पकड़ रहे हैं तो यहां पे एक टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। अगर आप यहां से पकड़ रहे हैं, यहां से पकड़ रहे हैं, तो यहां पे एक टाइम पीरियड क्या हो जाता है? पूरा। एक पीक से पीक, और ये किधर जा रहा है? ऊपर, और यहां भी किधर जा रहा है? ऊपर, तो यहां पे एक टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो एक साइकिल उसे बोलते हैं। तो यहां से यहां टी बोलिए, या फिर यहां से यहां टी बोलिए, सॉरी, यहां से यहां टी बोलिए ना, एक टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। टाइम पीरियड समझ आया वेव में? अब ध्यान से सुनना, वेव जब ट्रेवल करना शुरू करती है ना, तो मान लेते हैं इसका ऑसिलेशन ऐसे है, ठीक है, और वेव ऐसे चल रही है, ट्रांसवर्स है ना, कैसी है? ट्रांसवर्स। तो ऑसिलेशन ऐसे है और वेव ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अब आप देखिएगा वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ समझिएगा, एक टाइम पीरियड में v स्पीड से चलती हुई वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे वेवलेंथ बोलते हैं। समझ आ रही ना बात? एक टाइम पीरियड में v स्पीड से चलती हुई वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये एक वेवलेंथ है, एक टाइम पीरियड में चली गई दूरी। समझ आ रहे? और ये भी क्या है? एक वेवलेंथ है। समझ गए ना? अगर आप यहां से लेना चाहते हो, जितनी ऊंचाई पे यहां पे ले रहे हो ना, उतनी ऊंचाई पे यहां पे लीजिए, तो ये भी क्या कहलाएगा? एक टाइम पीरियड का। एक टाइम पीरियड में v स्पीड से चलती हुई वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे रखिए k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओमेगा की जगह पे कितना हो जाएगा बताइए? 2 पाई बाई क्या लिख लोगे? टी। अच्छा, v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? लेमडा बाई टी। टी से टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 पाई बाई लेमडा भी क्या कहलाता है? वेव नंबर कहलाता है। समझ आ रही ना बात? 2 पाई बाई लेमडा भी क्या कहलाता है? वेव नंबर। और एक बात आपको बता रहा हूं, ये v स्पीड से चलती हुई वेव बोल रहा हूं ना। अच्छा, ये वेव जो है ना, कभी कभी c भी लिखा जाता है वेलोसिटी की जगह पे। c कब लिखा जाएगा? जब वेव किस में ट्रेवल कर रही हो? वैक्यूम में। और v कब लिखा जाएगा? जब किसी मीडियम। तो अभी मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं? v लिख रहा हूं, ठीक है। बस अभी रुक जाओ, वो मैक्सवेल, इसको रिलेट तो कर दें इससे। देखो अब स्पीड देखो। बस आखिरी बात देखो, यहां से सुनना, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, बस आखिरी बात है, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड ई बी नॉट, और ये क्या हो जाएगा? साइन, और ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव। ये दो बातें हो गई। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा था आते ही इक्वेशन? वेव इक्वेशन क्या बताई? ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव। ये जनरल इक्वेशन है ना। हो सकता है ओमेगा टी के साथ प्लस हो, के एक्स के साथ माइनस हो,
ये इसका ग्राफ भी बनाना मैं वेव मोशन में सिखाऊंगा, अभी फिलहाल जरूरत नहीं। ये जनरल है ना, अब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये है। समझ पा रहे हो ना? ऐसा मत समझिएगा कि इक्वेशन में प्लस माइनस ही लगा रहेगा, कोई एक लगा रहेगा। समझ गए ना? चलो यहां तक हो जाने के बाद अब आप देखिए ए क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। साइन की जगह पे साइन है, सब कुछ फेज वैसा है ना। एक चीज आप ध्यान से सुनना, देखो। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, वेव किस डायरेक्शन में चल रही है, एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें, अच्छा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगातार एक दूसरे के क्या होती है, अगर एक बनी तो दूसरी पैदा हो जाएगी ना। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगी, मतलब एक बने तो दूसरा अपने आप बन जाएगा। तो अब आप देखिएगा, ये अगर वेव किस डायरेक्शन में चल रही है, एक्स डायरेक्शन में, तो ये किस में मान लेते हैं, वाई, और ये किस में मान लेते हैं, जेड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं पहले बनी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है बताइए, किस डायरेक्शन में है, ये वाई है ना, और ये कौन है, एक्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, वाई डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड किधर बन जाएगी, ये वाई हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करेगी, और वेव किधर चलेगी, जेड में, वो सॉरी एक्स में। तो तीनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। नहीं समझ आई बात? तो यहां से क्या पता चलेगा, यहां से क्या पता चलेगा, डायरेक्शन किसकी, वेव की, एनर्जी किस तरफ चल रही, एक्स। अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन एक दूसरे से कितने पे होगा, 90 पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई में ऑसिलेट कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किस में ऑसिलेट कर रही है, जेड में, और वेव मोशन किस में होगा, एक्स में होगा। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना? अच्छा, कभी कभी यहां पे ना लिख करके वाई जेड ना, जानते हैं क्या करता है, यहां पे लिखता है तो लड़का कंफ्यूज हो जाता है, इसका मतलब क्या है जे कैप और इसका मतलब क्या है। अब आप देखिए, जो इसके साथ लगा हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वाई में, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, और ये इलेक्ट्रिक और ये क्या कहते हैं वेव मोशन किधर है, एक्स डायरेक्शन में। समझ आए? और एक बढ़िया चीज समझिएगा, एक मिनट सुनिएगा। कभी कभी लड़का ये समझ लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। तो आपसे फेज डिफरेंस पूछा जाता है तो आप 90 पे टिक कर देते हैं। फेज डिफरेंस 90 नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना तो मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये वाई डायरेक्शन में ऑसिलेशन है तो इसका ऑसिलेशन कहां पे होगा, एक्स, इसका ऑसिलेशन कहां पे होगा, एक्स में। तो ये फेज देखिए, फेज तो सेम है ना, फेज डिफरेंस नहीं होता। अगर ये 0 से शुरू हुई है ना ऑसिलेट करना, तो ये भी कहां से शुरू होगी, 0 से। ये एक्सट्रीम से शुरू होगी तो ये भी कहां से शुरू होगी, एक्सट्रीम से। मतलब दोनों एक का इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम हो। इनिशियल पॉइंट सेम होना, फेज क्या होना, सेम होना, लेकिन रहेंगी एक दूसरे से कैसी, परपेंडिकुलर। समझ आ रही ना? तो फेज डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, 0। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको पैदा करती है, और मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई, उसके 10 दिन बाद मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तुरंत मैग्नेटिक फील्ड भी बनना शुरू हो जाए। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना? वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज मतलब शुरू होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में भी शुरू हो जाएगा। क्लियर रहेगा ना? तो बस यही रिलेट करना था, इससे आगे हम देखेंगे कल। और वो फार्मूला एक बार लास्ट में देख लीजिएगा, वो के वाला। हाँ एक बात आखिरी, रुक जाइए, एक चीज बस आखिरी बात ध्यान से सुनना। ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट कितने के बराबर होता है, सी के बराबर होता है। ये रट लीजिएगा, ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट किसके बराबर होता है, सी के। अच्छा एक फार्मूला और लिखा हूं वेव नंबर का, के इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा डिवाइड बाई वी। तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा डिवाइड बाई के। ध्यान से सुनना, एक मिनट यार, आखिरी बात, ये वाला फार्मूला लिखा है ना, के इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई वी। तो वी को इधर कर लीजिए, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई के। ये कौन सी स्पीड है, वेव स्पीड ना, ये कौन सी स्पीड है, वेव स्पीड। और ये भी किसकी स्पीड है, वेव स्पीड ही तो है। अब आपको मैं बताऊं, एक मिनट सुनना, अगर आखिरी बात है, ध्यान से सुनिएगा,
अगर आपका वेव का ट्रेवलिंग जो है वैक्यूम के अंदर है, किसके अंदर है? वैक्यूम के अंदर है, वहां पे कुछ भी नहीं है जहां पे वेव ट्रेवल कर रही है। तो अगर किसी मीडियम में नहीं है तो उस वक्त ये v की वैल्यू किसके बराबर होगी? c के, और इसको लिख सकते हो ओमेगा बाई के भी। तो ये बात क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये जो स्पीड का फार्मूला है, ये वेव स्पीड का फार्मूला है जो कितने के बराबर होती है? ओमेगा बाई के बराबर होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर वेव वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करती है, किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर, तो ओमेगा डिवाइड बाई के बराबर होगा किसके? सी के। कितने के बराबर होगा? सी के। अगर वेव किसके अंदर ट्रेवल कर रही है? वैक्यूम के अंदर। समझ आ? और अगर वैक्यूम नहीं किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है तो वेव की जो स्पीड होगी वो v के बराबर होगी, c से क्या होगी? कम होगी। c से क्या होगी? कम होगी। लेकिन ये वाला जो फार्मूला है आपका, समझ आ रहा है? ये वाला फार्मूला जो है ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट ना, ये हमेशा किसके बराबर होगा? सी के। चाहे वो वेव किसके अंदर ट्रेवल करे, वैक्यूम के अंदर, और चाहे किसी मीडियम के अंदर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेव कहां ट्रेवल कर रही। ये वाला जो फार्मूला है, इतना फार्मूला हमेशा क्या है? चाहे वेव वैक्यूम के अंदर चले और चाहे फिर किसी मीडियम के अंदर चले। हां, अगर वैक्यूम के अंदर चल रही है तो C बराबर होगा ओमेगा बाई के भी। C बराबर होगा किसके? ओमेगा बाई के भी। लेकिन अगर किसी मीडियम में है तब C ओमेगा बाई के बराबर नहीं होगा, बल्कि ओमेगा पाई के किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? V के। C से स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो अब ध्यान से एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, बढ़िया से समझिएगा। ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट, ये हमेशा सच है किसके बराबर होगा? स्पीड ऑफ लाइट के। और इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है, इसमें ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट हमेशा किसके बराबर होगा? स्पीड ऑफ लाइट, जो कितने के बराबर होगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर। चाहे वेव किसके अंदर ट्रेवल करे, वैक्यूम के अंदर चाहे किसी मीडियम के अंदर, ये वाला फार्मूला फिक्स्ड है। लेकिन ये वाला जो फार्मूला है ओमेगा डिवाइड बाई के, अगर वैक्यूम के अंदर चल रही है वेव, किसके अंदर चल रही? वैक्यूम के अंदर, तो ओमेगा डिवाइड बाई के आप बराबर लिख सकते हो किसके? सी के। ओमेगा डिवाइड बाई के किसके बराबर लिख सकते हो? सी के बराबर। सी मतलब 3 इंटू 10⁸। अदरवाइज अगर किसी मीडियम के अंदर वेव ट्रेवल करेगी तो ओमेगा डिवाइड बाई के जो है वो 3 इंटू 10⁸ या स्पीड ऑफ लाइट से क्या होगा? कम होगा। समझ आ रही ना? स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेव की स्पीड जो होगी वो क्या होगी? 3 इंटू 10⁸ से क्या होगी? कम होगी, अगर किसी मीडियम के अंदर। तो ये वाला जो फार्मूला है, अगर किसी मीडियम के अंदर होगा तो स्पीड क्या होगी? ओमेगा डिवाइड बाई के, v के बराबर। और अगर वैक्यूम के अंदर होगी तो ओमेगा डिवाइड बाई के किसके बराबर होगा? c के। लेकिन ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट अगर वैक्यूम में है तब भी बराबर होगा किसके? c के। और अगर किसी मीडियम के अंदर है तब भी बराबर होगा किसके? c के। बस अब इतना मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, इससे आगे देखेंगे कल। ठीक है, थैंक यू सो मच।